कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले देख लीजिएगा, आपके सामने यहां पर सेट ए बी सी डी चारों पेपर का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में। जी हां, डंके की चोट पर कहता हूं, जो बच्चा ये पेपर करके जाएगा टॉपर बन जाएगा। ठीक है, हर पेपर में मैंने आपकी पूरी मदद की है, साइंस के पेपर में भी पूरी मदद कराऊंगा। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम सेट ए समझेंगे, फिर उसके बाद सीरियल बाय सीरियल चलेंगे। जल का जो पीएच मान है वो होता है, जल का पीएच मान होता है 7 होता है या 7 से कम होता है। देखिए जल क्या है, हमारा उदासीन है। ठीक है, क्या है जल, जल हमारा क्या है, उदासीन है। समझिएगा ध्यान से ना, 7 से कम, 7 से कम जो रहता है वो रहता है अम्ल का। ठीक है, और 7 से अधिक होता है क्षार का। ध्यान से समझिएगा, तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग से होती है? आप जानते हैं पत्ती में, और पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल पाया जाता है पत्ती में। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पेड़ पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है तो साइटोकाइनिन, बाकी सब जो है मानव में पाए जाने वाले हार्मोन है। पराग कण, पराग कोश में क्या होते हैं? देखिए पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य की कोशिका, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य की कोशिका में पाए जाते हैं। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता का मात्रक होगा डाईऑप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से देखिए चूज ऑफ द करेक्ट है ये। ठीक है भैया, यहां से आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के बढ़िया से, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है, आप तो अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, बाकी सारी मेरी जवाबदारी है। यहां से आप देख सकते हैं क्या आप इस कैटेगरी में आना चाहते हैं 90 के ऊपर, ये 6 पेपर जो बता रहा हूं उनको करना है। ठीक है, यदि आप इस 80 वाली लाइन में आने चाह रहे हैं तो 4 पेपर आपको जो बताए जाए वो करना है। यदि आप 70 वाली कैटेगरी में आप करना चाहते हैं तो 3 पेपर कर लेना। मैं बता रहा हूं ना क्लियर, जितनी परसेंटेज इसको बनानी। और ये 60 वाली जो कैटेगरी है ये आपके 2 पेपर में ही काम हो जाएगा। अब जिसको जैसा बनाना है कंप्लीट कर सकता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम कहते हैं, तो आयनों का जिनमें आदान प्रदान होगा वो कहलाते हैं आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड प्राय, अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो प्राय कैसे होते हैं? अम्लीय। अब ये अधात्विक है, यदि धात्विक आता तो क्षारीय लिख देते। अधातुएं विद्युत की हमेशा कैसी होती है? देखिए धातुएं जो होती है ना वो तो सुचालक होती है, और अधातु है वो कुचालक होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई, तंत्रिका तंत्र की जो प्रमुख इकाई है वो क्या है? न्यूरॉन है, न्यूरॉन। मनुष्य में किस तरह का प्रजनन होता है? मनुष्य में देखिए जिनमें 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है, जो 2 जनक की आवश्यकता पड़ती है उसे अपन कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं उसे? लैंगिक जनन। और जिनमें एक की जरूरत पड़ती है, जिसमें माता और पिता, जैसे पेड़ पौधों में पाए जाने वाला जनन, तो वो लेके लाएगा आपका अलैंगिक जनन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं सही जोड़ी। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है वो आ जाएगा आपका वृक्क की संरचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। हाइड्रा में जो प्रजनन है वो कलिकायन या मुकुलन होगा। आनुवांशिकी के जनक, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस हो जाएगा अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना है वायुमंडलीय अपवर्तन।
विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो रहेगा आपका किलोवाट घंटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जोड़ी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करेंगे वो, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम को भी अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए तैयारी करा रहे हैं ना। वैसे मैं हिंदी मीडियम पढ़ाता हूँ इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश का बताने में सामर्थ्य नहीं हूँ, है ना। आप समझदार है, समझ जाइएगा। लोहे पर जंग लगना इस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे पर जो जंग लगती है वो आपकी संचारण है, जिसे हम जंग कहते हैं ना, जंग लगना कहते हैं। उष्मा की दो सुचालक धातुओं के नाम बताइए। एक तो आपकी सिल्वर और कॉपर, ये दो ऐसी धातु है जो उष्मा की विद्युत सुचालक धातु है। अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्रावन होता है? अग्नाशय में होता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन से? इंसुलिन। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। दर्पण फॉर्मूला बताइए, यानी कि दर्पण सूत्र आपको बताना है, ठीक है भैया। तो दर्पण का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। देखिए दर्पण में ये रहता है और ऋण जो रहता है ना यहाँ पर v के बाद में ऋण, तो ये आपका लेंस में रहता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का। कौन से रंग का? बैंगनी। हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 देख लीजिए, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना। मैंने बार बार बोल रहा हूं आपको अच्छे से तैयारी करो, जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा ना उसकी सफलता रंग लाएगी। मनुष्य जो है एक मांसाहारी जीव है। मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये बात आपकी सत्य है या असत्य है? तो मनुष्य जो है ना वो आपका सर्वाहारी जीव है। कौन सा है? सर्वाहारी। भगत भी मिलेंगे तो कुछ उस भी मिलेंगे, तो इसलिए ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देंगे सर्वाहारी। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको सत्य सत्य बता। विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट है, बिल्कुल राइट बात है आपकी। विद्युत एक स्थायी चुंबक है। विद्युत जो है वो आपकी एक स्थायी चुंबक है, नहीं। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होगी, इसलिए ये बात आपकी गलत हो गई, असत्य। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सत्य बात है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का मात्रक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो तनुकरण है वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, तो इसलिए ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए ध्यान से। यहां से विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। संचारण और विकृत गंधेता। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभय धर्मी ऑक्साइडों के नाम उदाहरण से समझाइएगा। अयस्क और गेन को परिभाषा देनी है, यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में ये यहाँ से एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं? साबुनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? परागन क्या है? ठीक है। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिएगा। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक। उत्तल दर्पण। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेंगे बच्चों को पूरे नोट्स एक साथ, मेरा विचार है पूरे नोट्स आपको एक साथ कवर करा के दूं, अच्छे से आप तैयारी करिएगा बस, ठीक है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 13 है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा, ठीक है। समतल दर्पण के कोई 2 उपयोग आपको बताने हैं। इसके बाद में यहां से आप देखिएगा आगे, विभवांतर किसे कहते हैं? इसका मात्रक। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? परिनालिका किसे कहते हैं? चुंबक के निकट लाने पर
एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इन अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया का एक दूसरी डेफिनेशन भी है कि वे अभिक्रिया सेम उसी कंडीशन में है, वो तो वे अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकर्मक तत्व। अच्छा, अभिकर्मक का मतलब क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिख दी अभिकर्मक की परिभाषा, उस पदार्थ या यौगिक को हम अभिकर्मक कहेंगे जो किसी तंत्र में रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न करने के लिए डाला जाता है या फिर मिलाया जाता है। तो इसलिए ये जो आयरन है इसको डालते हैं हम रासायनिक रिएक्शन के लिए, इसलिए ये अभिकर्मक तत्व कहलाएगा। तो वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से, ठीक है, दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को हटा देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण आपके रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर Fe जो है ये एक तत्व अभिकर्मक तत्व है और यौगिक कौन है CuSO4। अब इस यौगिक में तत्व कौन सा है कॉपर है, तो इस कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह पर बैठ जाएगा। देख लो भले FeSO4 हो गया और Cu को फेंक दिया बाहर कॉपर को, तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। चलिए ये विस्थापन अभिक्रिया इसे कहते हैं उदाहरण सहित, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, वो यहां से पढ़ते हैं। संचारण और विकृत गंधिता क्या होती है इसको समझाना है, एक एक उदाहरण भी हमें देना है। ठीक है, संचारण का मतलब आप जानते हैं कि जब कोई भी धातु अपने आसपास की नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आएगी। अब जैसे मान के चलिए आपके सामने मैं उदाहरण दे देता हूं एक, यहां से देखिए जैसे ये एक आपका स्टेपलर है ना। अब इसमें आप देख लीजिए ये यहां से हिस्सा में के ऊपर ये जो है ना ये संचारण ही हो गया है। क्या हो गया ये संचारण गया है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? क्यों? क्योंकि जब कोई भी धातु, अब ये भी धातु एक तरह की लोहे की, तो जब कोई धातु अपने आसपास की नमी और अम्ल के संपर्क में आती है ना तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, यानी कि संचारित होने लगती है। तो इस घटना को ही संचारण कहते हैं। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। अगला है आपका विकृत गंधिता। तेल या वसा युक्त पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध बदल लेंगे। क्या करेंगे विकृत गंधिता में? तेल और वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं वो उपचयित होंगे और अपना स्वाद और गंध बदल लेते हैं। इस घटना को ही विकृत गंधिता कहा जाता है। उदाहरण के लिए पापड़ हो गया, चिप्स हो गया, और जो पापड़ चिप्स में अपन देखते थे हवा भरी हुई, तो वो यही है कि विकृत गंधिता क्या होगी वास्तव में कि जब तेल और वसा युक्त पदार्थ हैं उनको उपचयित हो जाएंगे और वो अपना स्वाद और गंध बदल लेंगे। इसके लिए ठीक है इन्हें कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन से भरा जाता है। यहां से बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाकी ये 2 नंबर में आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। जो ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। 2 उदाहरण पूछे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख दो Al2O3, जिंक ऑक्साइड लिख दो Z10O। हो गया, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो आप, तो बढ़िया से यहां से देखो ले लिया स्क्रीनशॉट भी। आगे बढ़ते हैं ना, अयस्क और गेंग को परिभाषित कीजिए। देखिए अयस्क और गेंग, तो देखिए अयस्क भी क्या है? अयस्क भी खनिज है एक तरह का। ठीक है, क्या है? अयस्क भी आपका खनिज ही है। और खनिज में कोई किस प्रकार के खनिजों को हम अयस्क कहेंगे? ऐसे खनिज जिनसे हम धातुओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्या बोलेंगे परिभाषा? ऐसे खनिज जिनसे हम धातुओं को आसानी से और लाभदायक तरीके से हम उसका निष्कर्षण कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं, वो खनिज पे क्या कहलाएंगे? आपके अयस्क कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और गेंग की बात करें, अब दूसरी परिभाषा आपकी है गेंग और घेंग, दोनों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। देखो आंख में जो पाई अशुद्धियां है, आंख में जो आती है अशुद्धियां ना,
उसको हम गेंग कहते हैं, और अयस्क में जो अशुद्धियां रहेगी उसको हम गेंग कहेंगे। ठीक है भैया, तो ये ट्रिक के द्वारा आप याद रख सकते हैं। तो ये यहां से देखिए, अयस्क क्या है? ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का आसानी से तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, गेंग अयस्क में जो भी व्यर्थ उपस्थितियां रहेगी, है ना, पाई जाने वाली अशुद्धि, सीधी सी बात हम कहेंगे कि अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धियों को हम गेंग कहते हैं। पर देखिए परिभाषा है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी आबंध एकल होते हैं, एल्केन कहलाते हैं। एल्कीन वे जिनमें से कम एक आबंध द्विबंध हो, एल्कीन कहलाएगा। एल्काइन जिनमें से कम एक आबंध त्रिबंध हो, वो क्या आपका कहलाएगा? एल्काइन। अब अगला क्वेश्चन है आपका, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया के फलस्वरूप किन किन की? एक तो क्षार की किससे? वसा के साथ, या बोल दो, या फिर अपन बोल देंगे तेलों के साथ। जल अपघटन की अभिक्रिया के फलस्वरूप साबुन बनने का जो प्रक्रम है उसी को अपन कहते हैं साबुनीकरण। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, 2 नंबर की आएगी, बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देख सकते हैं स्वापोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में यहाँ केवल हरे पौधे में होता है, यहाँ हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवधारी जंतुओं में होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। यहाँ पर स्वापोषी पोषण में पाचक की आवश्यकता नहीं होती, पाचन की, इसमें पाचन की आवश्यकता होती है। उदाहरण है हरे पौधे, नीलहरी शैवाल और मनुष्य इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये मैंने आपको है ना स्वापोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर बता दिया है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है हमारा है कि हमारे आमाशय में जो अम्ल की भूमिका है क्या है? तो देखिए, हमारे आमाशय में जो अम्ल की भूमिका है ना, वो देखिएगा। पहले तो अम्ल भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। सबसे पहला कार्य क्या है कि भोजन में जो भी हानिकारक जीवाणु आएंगे उनको नष्ट करेगा, माध्यम को अम्लीय बनाएगा। ध्यान से देखते जाओ आप, तो माध्यम को अम्लीय दूसरा हो गया, ठीक है, लेकिन अम्ल की अधिकता के कारण एसिडिटी भी होती है। तो ये हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका हो गई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, परागन क्या है? ठीक है, यहां पर देखिए, आप देखोगे तो पुष्प का जो नर जनन अंग होता है ना, वो होता है पुंकेसर, और पुंकेसर में क्या है? पराग कोश। ठीक है, और इस पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर ये पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण। किस में पाए गए? ये पराग कोश में। तो पराग कोश में जो पराग कण होते हैं वो उठकर जाएंगे, कहां पर जाएंगे? इस स्त्री केसर के पास जाएंगे, और स्त्री केसर में किस भाग पर? वर्तिकाग्र पर। तो सिंपल सी बात अपन कहेंगे कि किसी भी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का, कहां से? पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, या कोई दूसरा पुष्प हो उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना है उसे हम परागन कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात यदि हम कहे तो परागकण जो है, परागकण, ये आपके एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। यानी कि एक पुष्प उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए या किसी दूसरे पुष्प के, तो इस घटना को हम कहते हैं परागन। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं आप, पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना है उसे हम क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भ निरोधक युक्ति या अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, गर्भ निरोधक युक्ति के यौन क्रिया के द्वारा हमेशा गर्भ धारण करने की संभावना बनी रहेगी। गर्भ धारण की अवस्था में स्त्री के जो शरीर है, उसकी जो मांग है, उसकी भावना है, वो बढ़ती जाती है। ठीक है, यदि वहां इसके लिए तैयार नहीं है, उस मांगों को, जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रही बात? यह बोला है कि यौन क्रिया के द्वारा गर्भ धारण की संभावना सदैव बनी रहेगी। गर्भ धारण की अवस्था में स्त्री के शरीर की भाव और तथा भावनाओं की जो मांग है वो बढ़ती जाती है।
यदि वहां इसके लिए तैयार नहीं है उन मांगों को पूरा करने के लिए, तो इसका उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त स्त्री की शारीरिक अवस्था तथा असमर्था, मतलब शारीरिक अवस्था उसकी गर्भधारण करने की क्षमता ही नहीं हो, ठीक है, तो असमर्था भी उसे गर्भधारण करने से रोकती है। इस कारण गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी पड़ सकती है। तो ये है गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लेना। यदि आप चाहते हैं वास्तव में अच्छे नंबर प्राप्त करना, तो जो चीजें बता रहे हैं उनको आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। मेंडल के प्रभाविता का नियम देखिए, मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखेंगे और उनके बीच में क्रॉस कराएंगे, तो पहली पीढ़ी में हमें केवल प्रभावी गुण दिखाई देंगे और गुणों की यहाँ प्रवृत्ति प्रभाविकता कहलाती है तथा इस नियम को ही हम मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा दोनों में एक समान होते हैं। लेकिन 23वां जो जोड़ा है मादा में तो X से X होगा, ठीक है, किंतु नर में XY गुणसूत्र होता है। यही लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। अच्छा, किसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र? जो नर का 23वां गुणसूत्र होता है XY, है ना, जोड़ा, तो वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यदि नर के X गुणसूत्र को हम मादा के X गुणसूत्र से संयोजित करते हैं तो उत्पन्न संतान जो है वो पुत्री होगी। यदि नर का Y गुणसूत्र है और मादा के X गुणसूत्र से संयोजित होगा तो उत्पन्न जो संतान है, देखिए X और Y हो गया, जब भी Y आ जाएगा आंसर में, ठीक है, XY, तो वो पुत्र होगा। बस इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हो गई। ये यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये अंतिम ये चित्र टाइप आप कर लेना। यानी हम बता सकते हैं कि 50% तो पुत्री होने की संभावना है और 50% पुत्र होने की संभावना है। ये मनुष्य से मतलब नहीं, हर प्राणी में ये ऐसा रहता है ना। चलिए, तो ये मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हो गई। मतलब ये प्रक्रिया तो अलग होगी, लेकिन 50% नर और 50% मादा उत्पन्न होने की संभावना हर जीव में होती है। चलिए, तो ये आप कंप्लीट से कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक आपको बताना है। तो देखिए, लेंस की जो क्षमता होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल 1/f। एफ यानी कि क्या होता है? मीटर। एफ यानी फोकस दूरी और एम यानी कि होता है मीटर में। यदि हम फोकस दूरी को मीटर में मापे और उसके व्युत्क्रम को दर्शाए तो वही क्या बनती है? आपकी लेंस की क्षमता। तो हम कह सकते हैं कि मीटर में, ध्यान से समझिएगा, मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या बोला मैंने? लेंस की क्षमता, ये मीटर में मापी गई, ठीक है, तो मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? तो इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? P से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी परिभाषा। परिभाषा के बाद में आप लिखना है सूत्र के रूप में। बढ़िया से मैं जो बता रहा हूं ऐसा लिखना है, सूत्र के रूप में। सूत्र के रूप में क्या आएगा आपका? P इक्वल 1/f मीटर में, ठीक है भैया। और अब यदि हम बात करें तो मात्रक क्या है?
तो लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक मात्रक क्या है? डाईऑप्टर है, डाईऑप्टर यानी कि डी है। ठीक है भैया, सही में आया इतनी फिल्म? तो ये इतनी सी चीज आपको लिखना है हेडिंग डाल के बढ़िया से, है ना। चलिए आप यहां से लिख लेना है बढ़िया से, आप तो कंप्लीट करते जाओ, है ना जी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से समझते हैं ना, क्या बोल रहा है। देखिए मैं तरीके से करके बता रहा हूं आपको, ताकि जो सवाल आपको है ना आएंगे तो आप अच्छे से कवर कर पाओगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर करके भी बता रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां से देखिए मैंने प्रश्न यहाँ पर उतार लिया फिर से कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया से जब सोल्व करोगे ना तो बढ़िया से आप तो वो तो उत्तर लिख देना है। और यहाँ पर सबसे पहले चीज अपने को दिया है, कौन कौन सी चीज आपको दी रखी वो उसको बताओ। देखिए सवाल हर कोई कर लेगा, तरीका सीखेगा, फोकस उस पर करेगा, है ना। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर इक्वल कितना होगा? आर इक्वल होगा 32 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी यानी कि एफ, एफ इक्वल क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो यहां पर हम अर्थात लिख सकते हैं एफ इक्वल आर बाई 2। एफ का मान कितना है अपने पास? एफ का मान तो ज्ञात ही करना है मेरे भैया। आर का मान कितना है? 32 है, बटे में जाएगा 2। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे, 2 से 2 अठे 16। तो एफ इक्वल कितना हो गया है? 16, और जो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में। ठीक है भैया, अब ये तो सवाल तो देखिए बहुत सिंपल है ना, पर तरीका स्टेप की और आंसर की लाइन मत भूल जाइएगा। उसने क्या पूछा है कि उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, अतः यहां से अपन लिखेंगे अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर। जी, इस तरीके से आपको करना है स्टेप कोई सा भी। अच्छा, यदि आप चाहते हैं कि मैथ्स का भी आपको पूरा सॉल्यूशन मिले, ठीक है, तो मैथ्स के लिए आपको है ना, यहां से ध्यान से दीजिएगा, मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी कोचिंग और मैथ्स के नाम से एक चैनल है, उस पर आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो साइंस के हैं, इसी तरह आपको यदि मैथ्स का चाहिए तो मैथ्स का सिस्टम वहां पर मिलेगा, है ना आपका। ध्यान से देखिएगा, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिए और अच्छी तैयारी करिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। चलिए तो इसे समझते हैं। यहां से देखिए मैंने एक आपके सामने गोली दर्पण बना दिया है ना। अब ये जो गोली दर्पण है इसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ये देखिए परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे अपन? इसको भाग को कहेंगे। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये आपका गोल गोल है ना। तो इस गोल के जो आपका
केंद्र रहेगा, वो केंद्र ही आपका गोली दर्पण का वक्रता केंद्र बनेगा। चलिए ज्यादा डिटेल ना बताते हुए सिंपल सी बात करूं तो गोली दर्पण जो होता है ना वो एक गोला होता है। गोली दर्पण क्या है? एक तरह का गोला। तो इस गोले के केंद्र को ही हम गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? कि गोली दर्पण एक गोला होता है और इस गोले के केंद्र को ही, इस गोले के केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सही में आ गया नहीं आया भैया? कि गोली दर्पण एक गोला होता है और इसके केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, यानी ये वक्रता केंद्र हो गया सी। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं वैसे तो, और ये आपका सी से दर्शाया जाता है ना। चलिए, तो ये अंदर वाला गोली दर्पण का वक्रता केंद्र की परिभाषा मैंने आपको बता दी है ना। अब देखिएगा प्लेन मिरर या समतल दर्पण के आपको उपयोग बताने हैं। तो देखिए ड्रेसिंग टेबल एवं में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला तो ये ड्रेसिंग टेबल में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 भी बनाना चाहो आप तो ये देखिए मुंह देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में सौर प्रकाश को परावर्तित करके, ठीक है, कुकर के ऊपर डालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको समतल दर्पण के उपयोग बता रहा हूं। ड्रेसिंग टेबल में एवं मुंह को देखने में, सोलर कुकर में सौर प्रकाश किरणों को परावर्तित करके जो सोलर कुकर है उसके ऊपर डालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो प्रश्न है ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ठीक है इंपॉर्टेंट है, ये तो हर साल आता ही आता है। विभव या विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। चलिए तो विभवांतर समझते हैं। देखिए विभवांतर, इसको आप विच्छेद करोगे ना तो विभव प्लस अंतर, यानी कि क्या बोल रहा है ये कि विभवों के बीच का अंतर। जो दो, अब इसकी परिभाषा यदि आप शॉर्टकट में बोलते हैं, चाहे शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं कि कोई भी दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को, पूरा डिटेली समझाऊंगा मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूं अभी ना। इन्हीं दो विद्युत, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। क्या बोली परिभाषा? कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। शॉर्टकट ये तो ना, एक नंबर के लिए थोड़ा सा डिटेल ही चलेंगे तो अपन इसको देख समझते हैं। तो देखिए ये कोई आपका एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है ये? आपका एक कोई विद्युत क्षेत्र है ना। यहाँ का जो क्षेत्र रहेगा इस गोले के बाहर का, भले यहीं पे करे चाहे यहाँ रहे कहीं भी रहे, तो वो बाहरी क्षेत्र क्या कहलाएगा? अनंत। क्या कहलाएगा? अनंत। और विद्युत क्षेत्र कौन सा हिस्सा कहलाएगा आपका? अंदर वाला, ये कहलाएगा आपका विद्युत क्षेत्र। और यहां पर कोई भी एक एकांक धनावेश है। ठीक है, क्या है? एकांक धनावेश है। ये मैंने बोल दिया यहां पर, जिस एकांक धनावेश को कहां पर ले जा रहे हैं अपन? विद्युत क्षेत्र में। कोई एक दूसरा बिंदु है ये, जब हम एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, अब काम तो करना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। समझ में आई बात कि हम एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो ये आपकी परिभाषा, आप चाहो तो यहां से लिख देना है विभवांतर का। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य किया जाता है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का में विभवांतर कहलाता है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच, हाँ ठीक है, का विभवांतर कहते हैं। ठीक है भैया। अब या फिर सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको यहाँ पर बताई दी है कि इन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को ही, इन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है, ध्यान रख लोगे, क्या है, वोल्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं। यहां पर देखिए अगला है या विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो भैया वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा, चाहे वहां हीटर हो घर में लगा हो, चाहे वहां पतले तार वाला केबल हो, कुछ भी हो, तो उनमें हमने लाइट दी और लाइट दी तो वो ऊष्मा के अनुसार ऊष्मा उसमें उत्पन्न होगी, ठीक है, लाइट आएगी। तो विद्युत धारा के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करने की ये जो घटना है, अच्छा ऊष्मा क्या गर्म होगा, करंट तो देगा आता तो होगा, गर्म में बोले जिसको, ठीक है। तो जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और विद्युत धारा के द्वारा ये जो ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना है, ये परिघटना है, इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया, ऊष्मा विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव। चलिए अगला है परिनालिका किसे कहते हैं। देखिए पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार अनेक फेरों वाली कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं। हो गया ये प्रश्न भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की जो सुई है वो विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो भैया ऐसा है कि जो मान के चलो अभी यहाँ पर प्रैक्टिकली तौर पर उपलब्ध नहीं है, जैसे ये हो गया आपका दिक् सूचक जो दिशा बताने वाला रहता है, अभी ये होगी चुंबक, ठीक है। जब इसको जाते ना तो ये इस तरह से, ये जो है ये तो कभी अपने आप इधर जाएगा, ये इसकी तरफ आएगा, मतलब जैसे समझ में आ रहा है बात, ये से जब इसको जाएंगे ऐसा या आगे पीछे करेंगे ना तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका, विक्षेपित होगा। तो ये विक्षेपित क्यों होता है, क्योंकि दिक् सूचक भी क्या है आपकी एक, ठीक है, दिक् सूचक की जो सुई है वो भी एक छोटा चुंबक है तथा दो चुंबकों के ध्रुवों के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दिक् सूचक की सुई भी क्या है आपकी एक छोटा चुंबक है तथा चुंबकों के ध्रुवों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, अतः दिक् सूचक की जो सुई है, ठीक है, उसमें चुंबक को निकट लाने पर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है भैया, तो ये आपका मैंने यहां पर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ये चुंबकी, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे, तो ये चित्र है तो आपको अच्छे से आता भी होगा। दिष्ट धारा के दो स्रोतों के नाम आपको बता रहे हैं, दिष्ट धारा जनित रासायनिक विद्युत सेल और सौर विद्युत सेल। तो यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल किसे कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा हो रहा है और मेरी इच्छा है कि आप ये देखिए, यदि आप इनको सर्च करोगे और अपने चैनल का नाम भी लिख दोगे ना आप, ठीक है, जिसमें आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। ये उष्मा छेपी उष्मा शोष से बिक्रिया, चैनल का नाम लिख दीजिएगा, जैसे प्रश्न बोल दीजिए और आगे चैनल का नाम बोल देना है ना, उसमें पूरा सॉल्यूशन मैंने समझा दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, यदि हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है
यहाँ पर देखिए न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है आपको। मानव के मस्तिष्क का नामांकित चित्र है ये। इसके बाद में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। यहाँ से देखिए इस तरह से आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है इसको, है ना। इसे जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है, इसके बाद में ये कुछ अपना इस तरीके से खोल लोगे ना, है ना। तो खोलने के बाद में अपन ने आईडी खोल लेना है अपने चैनल की, है ना, NCERT कोचिंग। यदि रात में कोई सी भी चीज़ें आती हैं तो मैं यहाँ पर आपके लिए डालूंगा, है ना भैया। अच्छे से कंप्लीट कर लेना, आपको यहाँ से जो चीज़ डालूंगा ओरिजिनल डालूंगा, यदि आएगी तो आप फॉलो करके रख लेना है, ठीक है भैया। चलिए तो आगे बढ़ते। ये जो बता रहा हूँ ये तो प्रश्न 100% श्योर आ ही रहे हैं ना, क्योंकि ये मेरे द्वारा रिसर्च करके बता रहा हूँ। बाकी इसमें जो आएगी खास चीज़ इसमें डाल दूँ, ठीक है। तो ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देख लिया, तो ये आपको डालना है, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल करके रख लेना और चैनल पर फॉलो करके रख लेना, है ना। चलिए तो अब यहाँ से अपन सेट बी का अच्छे से सोल्व करते हैं। पूरी 100% गारंटी है और लिखा पढ़ी कर लो आप तो भले, इन्हीं में से 70% आपका फंसेगा। चलिए शुरू करते हैं। विभवांतर का मापक यंत्र है वोल्टमीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। दो तंत्रिका के कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा कहते हैं एम्पियर है। पारी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है तो एकदेशिक होता है। यहां से हम बात करें तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के रहेंगे, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करो आप, तो ये हो गया इतना, ठीक है भैया। इसके बाद में है रिक्त स्थान कि जो अभिक्रियाएं उत्पाद का निर्माण करती है, उष्मा उत्पन्न करती है, उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जल एक क्या है? उदासीन ऑक्साइड है। यहाँ से सुचालक आ जाएगा, समरासायनिक आ जाएगा, प्लेसेंटा और वंशानुगति आ जाएगा। ये बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत की सुचालक आधातु का नाम बताना है। देखिए आधातु पूछा है, धातु नहीं पूछा है ना। तो एसी विद्युत की सुचालक आधातु है आपकी ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। दूसरा है आपका रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना, ये किसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? प्लेटलेट्स इसका उत्तरदायी होता है। स्वपरागन हमारा द्विलिंगी पुष्पों में ही होता है, एक लिंगी पुष्पों में पर परागन होता है। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्तल दर्पण पश्य दृश्य दर्पण के रूप में जिसको वरीयता मिलती है। जरा दूरदर्शिता द्विफोक्सी लेंस हो गया इतना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए यहां से, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना, अच्छे से तैयारी करना है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब वहां अभिक्रिया क्या कहलाती है? ग्रेफाइट, सॉरी, जब कोई यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होगी तो उसे हम कहेंगे अपचयन। और उपचयन कैसे कहेंगे? जब ऑक्सीजन का ह्रास जब होगा ना तो वो उपचयन कहलाएगी। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? पारे की मिश्र धातु कहलाएगी अमलगम, ठीक है भैया। तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना है उसे हम परागन कहते हैं। परागन, ठीक है। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र तथा मात्रक भी लिखिए। लेंस की जो क्षमता का फॉर्मूला है वो है P = 1/f मीटर में। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? उन्हें काला दिखाई देता मेरे भाई। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। ये देखिए यहां से हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, ठीक है भैया। अब है सत्य असत्य। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, सत्य है।
अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है। घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित जो धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा होती नहीं, वो होती है दिष्ट धारा, उसे अपन डीसी करंट कहते हैं। ये आपका चौथा जो है ये आपका असत्य रहेगा। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक अम्ल क्षार है, तो ये आपका लिटमस जो है ना वो क्या है आपका सत्य बात है। और यहाँ पर ऊष्मी अपघटन की अभिक्रिया है, बिल्कुल राइट बात है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। हो गया भैया ऊष्मा शोषी का। आया समझ में नहीं आया इतनी चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट इसका। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, यहां से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू होंगे और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि कल तक बच्चे कोचिंग में है ना। देखिए ये कोचिंग है अपनी, इसका रिजल्ट देख लीजिएगा, गए साल का रिजल्ट है। आप यदि चाहते हो कि ऐसे ही आपको नंबर आए तो जो बता रहा हूं ना उसको आप कंप्लीट करो। ABCDEF 6 पेपर आपको दे रहा हूं। मेरी इच्छा ये है कि अब की बार 90 के पार, ठीक है। तो अब की बार मोदी नहीं, अब की बार 90 के पार करना है अपने को, है ना भैया। अपन क्योंकि 10th में है, अपने को 10th से मतलब है। यहां से देखिए, ठीक है, ये देखिए है ना, ये 80%, 90%। यदि आप 80% चाहते हो तो 4 पेपर करना है, और यदि आप 90 से ऊपर जाते हो 96, 97, 98 तो आपको 6 पेपर करने पड़ेंगे। बेटे भले आप अलग से पढ़ो, इंपोर्टेंट पढ़ के समझ लो, मैं कह रहा हूं जो कर लो बस, ठीक है। पर यहां से देखिएगा बढ़िया से इसका सॉल्यूशन आपको मैं कल कोचिंग में जो अच्छे उनको भी कवर करवा रहा हूँ, जो उनको बता रहा हूँ वही आपको, ठीक है। तो वो जैसे कवर कर लेंगे मैं आपको उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। ध्वनिक सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? निम्नलिखित की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। पाचक एंजाइमों के कार्य लिखना है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आलैंगिक जनन किसे कहते हैं? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों? आनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं? मेंडल का पृथक्करण का नियम आपको बताना है, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से का क्या अभिप्राय है? अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा आपको बतानी है। परावर्तन के नियम आपको बताने हैं। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए, ठीक है। ओम के नियम को समझाइए, हो गया। इसके बाद में है यहां से फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को लिखना है। फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? आहार जाल या आहार श्रृंखला में अंतर बताइए। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? समीकरण देना है। प्रत्यावर्ती चाप का आपको नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है ये है आपका 3 पादप हार्मोन्स के नाम और कार्य। बढ़िया से कंप्लीट, अच्छा समझाने वाली बात है। तो मैंने पहले से चैनल पर है ना एक वीडियो अलग से डाल रखे हैं, यदि आप सर्च भी करोगे तो भी आपको आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही करो, यहाँ से प्रश्न आप देख लो, सॉल्यूशन आप मन पड़े जहाँ से याद कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए सोनेरिक या सोनोरस किसे कहते हैं? आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च के होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 यहाँ पर देख लीजिए, ये ब्रोमोपेंटेन हो गया। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देना है। पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है, बढ़िया से देख लीजिए आप, तो है ना। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यहाँ प्रक्रम कहाँ पर होता है।
थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि सारी चीजें नजर आ जाएगी। ये देख लीजिए यहां से, ठीक है। इसके बाद में आ लेगे कि जनन किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा यहां पर, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है 11, यहां से हो गया है। इसके बाद में ये आपका यहां से, और ये क्वेश्चन 13 हो गया है। परावर्तन के नियम, ये सारी चीजें मैंने पहले भी बता दी है, और जरूरी नहीं कि मैंने बताया ना मेरे पास से ही पढ़ो, प्रश्न देख लो, सॉल्यूशन कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि समय कम है ना। और आपको अच्छे नंबर यदि वास्तव में लाना है, 22 तारीख के दिन आपका पेपर रहेगा, ये एमपी बोर्ड में ना भैया। तो ये हो गया आपका, यहां से ओम का नियम हो गया है। फ्लेमिंग का भावामास्त्र का नियम लिखना है आपको। इसके बाद में ये एक प्रश्न नहीं मिला है, अब इसको आप पढ़ लेना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 अथवा हो गया। ये आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, ये यहां से देखिए हो गया। इसके बाद में ये यहां से अथवा वाला, यहां से, और प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र आपको बनाना है। 3 पादप हार्मोन्सों के नाम और उनके कार्य लिखिए बढ़िया से। मैंने कहा ना, जो बच्चा वास्तव में अच्छे नंबर चाहता है और अच्छी तैयारी करना चाहता है, तो 6 पेपर है, 6 पेपर को कंप्लीट कर लो और कर सकता है, ठीक है। व्यक्ति ने सोच लिया कि हाँ करना है तो हो जाएगा, नहीं सोचा है तो कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। ये सचित्र वर्णन करना तो इतना सचित्र वर्णन करना। इसके बाद भी यहाँ से चित्र रहेगा, ये अम्ल और क्षार में अंतर है ना। ये हो गया अम्ल और क्षार में अंतर। यहां से देख सकते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक है। यहां से देख लीजिए, ये हो गया विरंजक चूर्ण वाला। इसके बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगला जो है आपका यहाँ पर है सेट सी। यहां से देखेंगे तो ये देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे कहते हैं अपन संयोजन, और ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा उत्पन्न करने वाली को। तो ये उपयुक्त तो दोनों उदाहरण है ना। देखिए धातु का एक जो गुण होता है ना, वो आघात वर्णिता का गुण भी होता है, तन्यता का गुण भी होता है, उसमें चालकता का गुण होता है, ध्वनिकता का गुण होता है। पर अब यहाँ पर बोल रहा है कि पतले तारों से धातु जब खींची जा सकती है उसे अपन कहते हैं तन्यता। किसी कठोर सतह से पीटते हैं तो धातु, ठीक है, आवाज करते उसे कहते हैं आघात वर्धिता। ध्वनि, ठीक है, ये चादर के समान फैल जाती है, सॉरी, तो उसे कहते हैं आघात वर्धिता। और ध्वनिता किसे कहेंगे अपन, कि जब धातुओं को किसी ठोस सतह से टकराती है तो वो ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। और करंट आता है तो उसे कहते हैं चालकता। यहाँ से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का नाम दिया गया है। हिपेटाइटिस रोग जो है ना, ठीक है, ये मैथुन द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, बाकी सब फैलते हैं। यहाँ से या तो समतल या उत्तल जाएगा। बढ़िया से सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप तो घबराइए मत। मैंने वादा किया है आपसे कि बिल्कुल बेहतरीन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा, तो दे रहा हूं विद सॉल्यूशन। बढ़िया पढ़ो, मेहनत करो। किसने कहा आप नहीं बना सकते हो? अरे ये बच्चे भी ऐसे ही थे, इनको भी लगता था कि ये 50-60 के लायक है। मैंने आप वादा किया कि इतनी परसेंट बनवाऊंगा, तो बनाएंगे। यहाँ से देखिए ये बच्चे यहाँ से 96, चलिए 96 वाले नहीं बनाओगे तो 90 से पार तो चलोगे। बढ़िया से कंप्लीट तो करो, मेहनत करो, अलग से पढ़ो, कहीं से पढ़ो। कोई हम ही कलेक्टर नहीं है साहब, हमारे पास पढ़ो, अलग से भी पढ़ सकते हो कहीं से भी, पर मेहनत करना मत भूलिएगा। अब है रिक्त स्थान। क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? क्षारक जो होते हैं ना, लाल को नीला कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं, लाल को नीला। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, अनैच्छिक क्रियाएं।
अनैच्छिक क्रियाएं क्या है, मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। मनुष्य के वृषण में डिडेस पाए जाते हैं। मनुष्य के जो वृषण में वृषण कोष पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, वृषण कोष। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। यहां से देखिए लेंस जो है उत्तल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस नहीं रहेगा, अवतल लेंस रहेगा ना, अवतल लेंस। और दर्पण में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण पर हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहां से देखिए, अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। यहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है भैया, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मेंढक, मेंढक क्या है, मेंढक जो है, ठीक है, मेंढक का आपका आ जाएगा, तो देखिए मेंढक जो है एक मांसाहारी जीव है। हीरा, हीरे का आ जाएगा कार्बन का अपरूप। स्वापोषी पोषण, स्वापोषी पोषण क्या है आपका, स्वापोषी पोषण जो रहेगा वो आपका हरे पौधों में होगा। नर युग्मक, नर युग्मक का जाएगा वृषण, सॉरी नर युग्मक का शुक्राणु आ जाएगा, है ना। और विद्युत का जो सामर्थ्य मात्रक है वो किलोवाट है ना, बड़ा पैमाने पर, ठीक है, वैसे वाट रहता है पर किलोवाट अपन बड़े पैमाने पर रखते हैं ना, तो इतने किलोवाट का ये है। कार के स्क्रू का नियम किसने दिया था, तो मैक्सवेल ने लिया था। ठीक है भैया, आप बढ़िया से इसे कंप्लीट कर लेना है। और यहां से बात करें अपन, तो यहाँ पर देखिए ये छठा रहेगा और यहाँ पर छठा रहेगा, और ये मांसाहारी वाला नॉन वेजिटेबल, ये आपका पहला रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य में उत्तर है। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अविलेय को अपन कहते हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण। कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती, सोना यानी गोल्ड। तो एक पादप हार्मोन्स का नाम उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, ऑक्सिन। मनुष्य के अंडाणु, मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में। लिंग निर्धारण के लिए, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, तो लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। अब यहां से देखिएगा, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना क्या कहते हैं अपन, फोकस दूरी बराबरी पे होता है R/2, या करके आप लिख सकते हैं R=2f। ठीक है, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, जिसे भी बोलना चाहो। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। यहां से देख लीजिएगा आप, ठीक है, हो गया। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट, सही बात है, निकट का अवतल लेंस आएगा, है ना, तो ये आपका सत्य रहेगा। CH3OH एक क्षार है, चूंकि OH उपलब्ध है, ठीक है, OH होता है ऋण आयन, है ना। अब ये OH हाइड्रोजन की सांद्रता होगी, तो ये ऋण आयन के लिए ही रहती है, ये धन आयन के लिए रहती है, तो यहाँ पर भाई साहब ये आपका असत्य रहेगा। बायां नीले ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, ये आपका सत्य रहेगा। I=VR अर्थात विद्युत धारा इक्वल विभवांतर इनटू प्रतिरोध, ये आपका सत्य रहेगा। सॉरी गलत हो जाएगा, ये असत्य रहेगा, है ना, असत्य। क्यों, क्योंकि V इक्वल होता है IR।
क्या होता है, V इक्वल आई आर। हो गया। यदि हम V का मान निकालेंगे तो R बटे में आना चाहिए। विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। और अंत में निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना निकट दृष्टि दोष है। देखिए नाम उल्टा है, निकट दृष्टि दोष है तो दूर की देखेगा नहीं देख पाएगा, है ना, निकट के तो बिल्कुल देख पाएगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। ये देखिए अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से क्या आप क्या समझते हैं, ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग है, बच्चे वहां पर लिख रहे हैं, 1 दिन या 2 दिन ज्यादा लगेंगे, पूरा आपको दे देंगे। अच्छा बाद में आप वीडियो देख रहे हो तो जब तक तो ये कभी का हो जाएगा, है ना, तो आप जाकर देख सकते हैं ना वीडियो में, जब तक वीडियो डल चुका होगा तो एक बार प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना। अच्छा अपनी ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन का रिजल्ट देख लीजिए आप, ये है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि हमें भी अच्छे नंबर आए तो आप ये पेपर जरूर करिएगा। 6 पेपर है, ABCDE। संचारण से को परिभाषित कीजिए। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके, धातुओं के भौतिक गुण बताने हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यहाँ क्यों आवश्यक है, ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, स्वपरागन पर परागन में अंतर, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं, गुणसूत्र किसे कहते हैं, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है भैया। चलिए यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। अब विद्युत परिपथ में उपयोगी 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करिए। विद्युत चुंबक क्या होती है, विद्युत धारा परिपथों में उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ से जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा, ठीक है भैया। इसके बाद में ये यहाँ से है समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके अनुप्रयोग, संयोजन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण सहित, विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है ये देख लीजिएगा। थायरोक्सिन, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, व्याख्या कीजिए, ग्रह नहीं टिमटिमाते, मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से देखिए लवण किसे कहते हैं, लवणों के नाम बताने हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया को से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बाद में श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण की सुरक्षा के 2 तरीके, यहां से देख सकते हैं। जे अथवा एक धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। ये यहां से क्वेश्चन नंबर ये 9 है। स्वपरागन और पर परागन में अंतर आपको बताना है। हो गया, ये स्वपरागन और पर परागन में अंतर इतना हो चुका है। यहां से क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं। इसके बाद में गुणसूत्र किसे कहते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर 11 है। ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। यहां से देखिए विद्युत विभव किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, ये इसका अथवा है। यहां से विद्युत चुंबक क्या होती है, इसके बाद में ये इसका अथवा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना भैया, जितना मैं बता रहा हूं आपको। 6 पेपर दे रहे हैं अपन, 6 कितने 6 पेपर और विथ सॉल्यूशन इसी तरह से, ठीक है। अच्छा बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं 6 पेपर अलग अलग है, बहुत सारे रिपीट एक दूसरे में है ना भैया। बिल्कुल आप तो जिन बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है ना बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ये छूट गया था ये आप।
ठीक है, एक बार सर्च करोगे जिसमें मिल जाएंगे प्रश्न होने, ये कोई दिक्कत नहीं है। संयोजन और रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। ये यहां से देश कथुआ है यहां पर। ये क्वेश्चन नंबर 19। तो यहां से देख सकते हैं आप सेट डी का अपन पहले सॉल्यूशन अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करेगा। ये तो आप तो जानते पहले फ्रंट पेज में तो निर्देश ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राय धातुओं का गुण नहीं है। ठीक है, यानी कि कौन सा धातु गुण प्रदर्शित नहीं करती, तो चमकहीनता का गुण धातुओं में नहीं होता है। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्षुद्रांत में। किसमें? क्षुद्रांत्र। मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो हमारा मानव मस्तिष्क है ये उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, संतुलन के लिए, कि इन सभी के लिए। तो जो मानव का जो हृदय है, मानव का हृदय वो भैया है ना सबके लिए, सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। ये कार्य है मनुष्य के, सोचने के लिए उत्तरदायी रहेगा हृदय के, इस हृदय स्पंदन के लिए रहेगा, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी कि ये सभी एकदम राइट आंसर रहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन किसमें होता है। मुकुल द्वारा जो आलैंगिक जनन है वो किसमें होता है भैया? ईस्ट में। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति जो है वो आपकी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होनी चाहिए। सामान्य वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटी, सॉरी द ऑप्शन राइट रहेगा 25 सेंटीमीटर। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना? हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को है ना तकलीफ ना हो। हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी समस्याओं का सामना करना पड़े। आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, अच्छे से मेहनत करिएगा। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद में आपका रहेगा ये रिक्त स्थान। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब अगला दूसरा है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का जो प्रमुख गुण है वो धातुओं का प्रमुख गुण है। ठीक है, किसका गुण है? ये धातुओं का। तो यहाँ पर अपन लिख देते धातुओं। ठीक है, धातुओं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य है, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य एक तो तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के द्वारा होता है। तंत्रिका और हार्मोन। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक में संलयन की जो क्रिया है उसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का जो संचरण है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, ये आपका अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता। ठीक है, और उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ये देख लीजिए ध्यान से। और यहां से देखिए अगला,
ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, मतलब दूसरा तीसरा। अब यहां से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब है सही जोड़ी, और सही जोड़ी अपन देखते हैं ध्यान से। प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। अपसारी दर्पण जो होता है ना, वो अपन उत्तल दर्पण को कहते हैं, और अवतल दर्पण कहलाता है आपका, अवतल दर्पण कहलाता है अभिसारी। क्या कहलाता है वो? अभिसारी। चलिए पादप में लैंगिक भाग का, पादप का जो लैंगिक भाग है, पुष्प जनक पौधों में उत्पन्न पीढ़ी, ये पुत्री पीढ़ी, ये आपका चौथा हो जाएगा। नेत्र गोलक होती है 2.3 सेंटीमीटर, और अंत में जाएगा नेत्र गोलक के चुंबकीय पदार्थ हो गया आपका लोहा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और ये अगला हो गया। चलिए इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर क्या कह रहा है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है या मिलती है। तो भैया दो धातुओं के नाम, एक तो हो गया सोना और दूसरी आएगी चांदी। सोना और चांदी। ठीक है। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो वो हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन है ना, कौन से रोग से? तो मधुमेह रोग होता है हार्मोन्स की कमी से, इंसुलिन रोग वो होता है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है मधुमेह रोग, है ना, शक्कर की बीमारी जिसे बोलते हैं अपन। रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? रजोधर्म की जो अवधि होती है वो 2 से 8 दिन की होती है। कितने दिन की? 2 से 8 दिन की। लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम। समांतर क्रम। ठीक है। अब इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है आपका। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में यहां से अपन आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। जल और अम्लीय विद्युत, जल और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया हो गई। ये क्या है? ये यहाँ पर देखिए, चाहिए विद्युत द्वारा अपघटन होगा तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाएगी। अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उपलब्ध है, असत्य है। ठीक है, ये आपका ये बात हो जाएगी असत्य। बाया आलिंद ऑक्सीजन जनित रक्त को दाएं से नीले को प्रेषित करता है, ये आपका सत्य रहेगा। न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ता है या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चौथा आपका बिल्कुल राइट रहेगा। हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः तृप्त होता है, नहीं। दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना, दो दृष्टि दोष है, नहीं, इसका उल्टा हो गया, ये वो निकट दृष्टि दोष है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। चलिए यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और अगला है जो है, चलिए यहां से देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कारण बताइए। प्लेटिनम तथा सोना चांदी के आभूषण बनाने में किया जाता है। सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके बताइए। मीथेन और एथिल। इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना आपको बताना है। सहसंयोजक आबंध क्या है? कार्बन आयनिक यौगिकों के बीच किस प्रकार का आबंध होता है? इस प्रकार संश्लेषण को समीकरण सही समझाना है। यहां से देखिए अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया का आरेख बताइए। द्विविखंडन या बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है? यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ये मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन का नियम बताना है। ठीक है, अनुवांशिकता क्या है?
उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 diopter है। यह किस प्रकार का लेंस है? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण में विरिता क्यों देते हैं? अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 15, यहां से विद्युत धारा परिपथों को उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ